स्टार्ट कर दिया, नहीं तो मैं जग घूमिया सुनाने वाला था। ओके सुनीता ठीक हो? ओके सब लोग ठीक हो? नाइस नाइस वेरी गुड। चलिए गुजर आई ओके? बेटा जा रहा था तू, उसको पकड़ के लाया मैं वहां से। आपने हाँ तो उनको छोड़ दे, तो छोड़ने नहीं छोड़ ही दे, ठीक है ना? हमको पकड़ ले। कल मेरे को आया नहीं, एक बच्चा मिला था कल मेरे को वहां पे चाय की थड़ी पे। मैंने पूछा क्या करते हो? उसने कहा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं। आपको पता है अगर हमें कोई सेकंड ग्रेड का बच्चा मिल जाए तो क्या होगा? तो ले आए, हम आने वाला है अभी। मैं कहा सारी दुनिया छोड़ दे हमारे पास आ जा। तो तू भी ध्यान रखना। ओके एक तो कल तो संडे रहेगा है ना? परसों एक्चुअली एक ड्यूटी है मेरी, उसमें कोई एग्जाम लग रही है उसकी, प्री डीएलएड। प्री डीएलएड की एग्जाम भी होती है। हाँ बीएसटीसी प्री, हाँ उसमें ड्यूटी है, इसलिए परसों क्लास नहीं होगी, ट्यूसडे को मिलेंगे अपन आज के बाद। ओके तो बहुत ही, हाँ तुझे छुट्टी है? अच्छा फिर राखी पे 3 दिन। ओके तो आपके कोई मिलने वाले हो, सुन रहे हो ना गरिमा? कोई भी मिलने वाले उनको बताना राखी पे हम एक ऑफ देंगे, ओनली डॉटर्स को, केवल बेटियों के लिए तोहफा राखी पे। हाँ कितना बस ऑनलाइन क्लासेस में, तो कोई लेना चाहे ऑनलाइन है ना, ऑफर देंगे, अभी डिसाइड करेंगे। आप बताओ कितना दे? ओनली नो, ओनली गर्ल्स के लिए। नहीं नहीं राखी समानता का नहीं है आपको भाई, बेटियों के लिए तोहफा, उनके लिए। तो इनको तो एक बार ही देंगे, फिर आपको भी देंगे। हाँ मैं ठीक है, चलिए चले क्या कि आज कोई दूसरे मूड में हो? पढ़ाई पे चले? दूसरे मूड से मतलब कई कई बार ऐसा होता है ना, सुबह 8 बजे साहब पढ़ रहे हैं। ओके आलमली वाली बताई थी मैंने आपको? ये तो थे ही नहीं, आधी थी, आधी बता दी थी। एक्चुअली कहां तक बताई थी बताओ? आलम अली ने कमाल किए थे पता है आपको? गरिमा सुन लो, 2 मिनट में फिनिश करता हूं। आलम अली एक ऐसा लड़का था जो 8वीं तक 3rd डिवीजन से पास होता था, और उसके बाद किसी ने बोला तो बैक बेंचर, तो यहां लगी। क्या किया उसने बताइए? वो काम आपको भी करना है, बोला था मैंने उस दिन। क्या किया था उसने बताओ? उसने पहली क्लास से लेके वापस टेक्स्ट बुक पढ़नी शुरू कर दी थी, बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें। आपने सुनी नहीं? वो कमाल की थी। शॉर्ट में बताता हूं। एक लड़का था एक्चुअली अपने पास, बिसाऊ है ना, बिसाऊ, उस स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में। आप भी सुन लो ठीक है। नाम था उसका आलम अली। क्या था? और बहुत गरीब था। पास में एक गांव है, वहां से वो आता था, राणा सर गांव का नाम है। अब क्या हुआ कि, आप सुन रहे हो ना? अब मैं वही है कि किसी चीज को डीपली नहीं बताऊं, मेरे को मजा नहीं आता। हाँ पहले बताया, इनको नहीं बताया। 2 मिनट में शॉर्ट बताता हूँ, शॉर्ट में। रीचा आप भी नहीं थी? ओके तो क्या होता है कि जब जब कोई बात, मतलब कुछ भी कर सकता है कोई इंसान, ये कहानी ऐसी है और सच्ची घटना है। तो किसी ने उसको बोल दिया कि तू बहुत बैक बेंचर है, पीछे बैठता है, आगे मत बैठ क्योंकि तू कमजोर है, और वाकई वो 3rd डिवीजन में था। तो गुरुजी ने भी ऐसा बोला, तो ये बात उसको लग गई, और उसने क्या किया, उसने मैं कमजोर क्यों हूं इस पे मंथन किया। तो उसको पता लगा कि यार हाँ, 3रे स्टैंडर्ड में, 4थी क्लास में, 6ठी क्लास में जो मेरे को पढ़ना चाहिए था मैंने नहीं पढ़ा, होता है ना ऐसा। तो वापस वो क्या किया, उसने वो किताबें पढ़नी शुरू कर दी, 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। मैथ्स सब्जेक्ट लिया उसने, मैथ्स में इंटरेस्ट था उसका। उस जमाने में 9th में सब्जेक्ट लेते थे। तो उसने क्या किया, 9th में मैथ्स सब्जेक्ट लिया, और गर्मियों की जो छुट्टियां थी उसमें उसने ये कमाल किया, उधार ले लेके किताबें पढ़ता रहा। और जब, सुन रहे हो, 9th क्लास में उसने
टॉप किया स्कूल, और फिर 10वीं क्लास में वो बैठा और बोर्ड में जब रिजल्ट आया तो उसने पूरे राजस्थान में टॉप किया, पहली रैंक। मैथ्स में, इंग्लिश में, पूरे में पूरे 90% के आसपास उसके मार्क्स थे, 89 पॉइंट समथिंग। और बोर्ड में जो टॉप करता है उसका नाम लिखा जाता है बोर्ड में। आज भी आप कभी जाओ, अजमेर बोर्ड गए हो आप, उसमें बाकायदा 57 में बोर्ड बना, 57 से लेके अब तक जितने भी टॉपर्स हैं सबके नाम, स्कूल के नाम, रोल नंबर, सब कुछ लिखा है। उसने टॉप किया तो बहुत बड़ा कमाल हुआ। सरकारी स्कूल का बच्चा टॉप करता है, फर्स्ट रैंक आता है। उसके बाद क्या होता है, उस जमाने में 11वीं में वापस बोर्ड था, सीनियर नहीं बल्कि 11वीं में बोर्ड था। तो अगले साल क्या होता है, अगले साल फिर वो वैसे ही पढ़ता रहता है। वो छुट्टियों में उसने सारी चीजें पढ़ ली, एमएससी सब पढ़ लिया उसने, खुद ही पढ़ता था। फिर 11वीं की जब परीक्षा हुई तो वो स्पेशल था, लेकिन वो परीक्षा देने आया ही नहीं। सबने बोला क्या बात है, वो राजस्थान टॉपर है, क्यों नहीं आया? तो उसको पूछा तो उसने कहा कि मेरी तैयारी नहीं है और मुझे गवारा नहीं है कि मैं टॉप नहीं करूं। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था उसमें। उस गांव से जो बच्चे आते थे उनको पूछा तो वो कहते थे कि वो रोज हमारे साथ आ जाता है और वहां उस पेड़ के जाटी के नीचे बैठ जाता है, और जब वापस हम जाते हैं तो हमारा पेपर छीन लेता है और फिर रोने लगता है पढ़ के कि यार मेरे से गलती होगी, मेरे को सब आता था, परीक्षा नहीं दी, रिजल्ट आ गया। एब्सेंट था वो, एब्सेंट हुआ, फेल हुआ। उसके बाद वापस क्या होता है, अगले साल स्कूल खुलती है तो वो उसी स्कूल में जाता है। तो वो एडमिशन उसका लेते नहीं कि तू तो मतलब पिछले साल एब्सेंट रहा था, फेलियर था। अब क्या होता है, फिर वो प्राइवेट फॉर्म भरता है और 11वीं की प्राइवेट एग्जाम देता है और वापस उसने बोर्ड टॉप किया। और टॉप ही नहीं, दोनों बार उसने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। कभी भी आप अजमेर बोर्ड में जाओ तो 10वीं और 11वीं/12वीं के दो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। जितने टॉपर्स हैं सबके नाम है उसमें, परसेंटेज है उसकी 95 पॉइंट कुछ उस जमाने में था उसके। 2 बार टॉप किया तो कमाल हो गया। पहली घटना थी हिंदुस्तान की कि किसी ने 2 बार टॉप किया हो लगातार, कहीं पे किसी ने भी नहीं किया। ये आलम अली। अब चूंकि मेरे वो पड़ोस के थे इसलिए ये घटना मैं बताता हूँ। उसके बाद उनका बिट्स में एडमिशन हो गया पिलानी में, वहां भी रिकॉर्ड ब्रेक किया। 6 महीने बाद जब रिजल्ट आया, पहला सेमेस्टर जो था उनका, उसमें रिकॉर्ड ब्रेक किया, आज भी बिट्स में लिखा हुआ है। उसके बाद वो गायब हो गया, 2 साल तक कहीं नहीं मिला। 2 साल बाद में वो मिलता है। 2 साल बाद मिलता है। एक्चुअली कहां मिलता है, अजमेर में एक कोई दरगाह है जिसका नाम है चरार शरीफ। वहां पे कुछ लोग गए, ये जाते हैं मतलब मुस्लिम लोग। आप जानते हो चरार शरीफ बेटा, अजमेर में है। तो वहां गए तो वहां आलम अली उनको। आप कहां से हो? हाँ, जाबा सर। तो आप शायद जानते होंगे आलम अली को, नाम सुना है? ओके। वहां वो गए तो आलम अली मिल गया उनको, वहां बैठा हुआ। वो ले आए उसको, बाकी सब कुछ ओके। लेकिन जब भी कहते हैं कहां गए थे तो वो हंसने लग जाता। गांव में घर तो ऐसा था ही, आपको पता है, इंडिया का टॉपर था। लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि वो घर में बैठ गया। 1 साल कुछ नहीं किया, 2 साल कुछ नहीं किया, 2 साल वो गायब रहा, 4 साल निकल गए। तो मैं एक कहानी कहता था, उस जमाने में मैं पुलिस में इंस्पेक्टर था। तो मैं एक बार, एक मेला बढ़ता है ग्यांगयासर में, इधर किसी ने सुना हो तो, है ना, राय माता का। तो मैं उस मेले में आया तो वहां पे एक कोने पे एक दुकान है, उनका नाम है रहमत अली जी। अभी तो उनकी कोने पे शॉप है, आजकल हटा दी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि साहब आपको मैं एक चीज से मिलाता हूं। तब तक मैं ये कहानियां कह चुका था, ये पूरे पूरे कई जगह कह चुका था। तो मैंने कहा ओके। तो उन्होंने कहा ये आलम अली है। कौन से आलम अली? टॉपर आलम अली? हाँ। यकीन मानिए मैं उछल पड़ा। मैं उनके पास बैठा, उनसे बातें करी, फिर अच्छी बातें हुई काफी। तो मैंने कहा आप कुछ करो। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, सोच रहा हूं। मैंने कहा बेहतर यह है कि आपके पास जो चीज है वो आप बच्चों को दो और पढ़ाओ बच्चों। उन्होंने कहा वाकई मेरा मन भी ये है। लेकिन क्या होता है, देखो आप, जिस स्कूल में उन्होंने एक कारनामा किया जिसके लिए उनको, अगर वो बिट्स की इंजीनियरिंग पूरी कर लेते तो पता नहीं अमेरिका में क्या पैकेज मिलता उनको, मिलता ना, पर वो एकदम घर में बैठ गए थे। उसी स्कूल में लैब असिस्टेंट के फॉर्म निकले। अभी कंपटीशन कर दिया लैब असिस्टेंट में, उस जमाने में मेरिट बेस था। उसमें आलम अली ने फॉर्म भरा और लैब असिस्टेंट के रूप में जटिया स्कूल सीनियर सेकेंडरी बिसाऊ में ज्वाइन किया। लेकिन प्रतिभाएं छुपती कहां हैं। जब ज्वाइन किया उसी सेशन में बच्चों के गार्जियंस को पता लगा, सबने कहा कि इंग्लिश और मैथ्स आलम अली से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ने कहा कि ये पढ़ा नहीं सकते, तो 12th पास ही है। बच्चों ने स्ट्राइक कर दी, मेरे को याद है अभी भी। बच्चों ने हड़ताल करी, गार्जियंस ने हड़ताल करी,
बाकायदा कलेक्टर वगैरह सब आए। आज तो बात अलग है, आप आज तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ाना चाहे तो स्वागत है आपका, वेलकम है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा ही था। फिर क्या हुआ, आलम अली ने बच्चों को पढ़ाया और जब बच्चों के रिजल्ट आए तो उतने ही चौंकाने वाले थे। लगभग बच्चों के मैथ्स में और इंग्लिश में पूरे में से पूरे मार्क्स थे। ये झूठ घटना नहीं है, सच्ची घटना है। इस बात पे प्रेसिडेंट ने, गवर्नर ने जो पहले मेडल दिया था वापस उनको प्राइज दिया। इंडिया टुडे में, बीबीसी में उनकी कवर स्टोरी आई। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने आर्ट्स लेके ग्रेजुएशन किया सेकंड डिवीजन से, फिर बीएड कर ली और बीएड करके इधर बिसाऊ के पास एक गांव है सेसु, सुना है आपने, वहां उनकी पोस्टिंग हो गई। ये घटना हुई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिट्स में एक गेट टुगेदर होती है, पुराने जितने इंजीनियर्स निकले हैं वो सारे आए। बिट्स देखा आपने, बिट्स पिलानी, वहां गेट टुगेदर हुई और उसमें आपको पता है वहां ओएसिस देखा है तुमने कभी अंकिता? वहां एक बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम होता है, जैसे यूनिवर्सिटी में पनियारी वगैरह होता है, वो तो कुछ भी नहीं है, उसके चीफ गेस्ट बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। कभी सोनू निगम आता है तो कभी अरिजीत आता है तो कभी हेमा मालिनी आती है। उस समय आप सुन, एक मिनट की बात है, उस समय चीफ गेस्ट थे वो तेरे नाम वाले राष्ट्रपति, कौन थे? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम चीफ गेस्ट थे उसमें। और आपको पता है झुंझुनू की, ये जीके में भी आया था, झुंझुनू में प्राइवेट हवाई पट्टी पहली बार बनी थी राजस्थान में, वो उसमें आके उतरे थे और वहां उनका प्रोग्राम हुआ। तो किसी ने, अब उसमें कौन थे पता है? पुराने बिट्सियन थे। और वो बिट्सियन कौन थे? कोई एम्बेसडर है अब किसी देश में, भारत का राजदूत है, आईएएस बन गए, कोई टॉप क्लास इंजीनियर है विदेशों में। तो वो सारे आए हुए थे। सबने कहा कि अपने बीच एक प्रतिभा थी जो कहीं खो गई, आलम अली। तो सबने कहा ढूंढो कहां है। अब वहां तो 1 मिनट चीफ सेक्रेटरी, सीएम, पीएम सब 1 मिनट में पता लग गया सब आलम अली तो उस स्कूल में टीचर है। सबने कहा बुलाओ। आलम अली को बुलाया, बुला के उनको इंजीनियरिंग की डिग्री दी वहीं पे। और उसी समय अमेरिका का राजदूत भी स्टूडेंट था, वहीं बैठा हुआ था, भारत इंडियन एम्बेसडर, हाई कमिश्नर जो था यूएस में, उसी से उनका वीजा सेक्शन किया और उनको बोला कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में आप विजिट करोगे एज ए प्रोफेसर। चले गए। ये कहानी है। आते हैं अभी मेरे इस मोबाइल में नंबर नहीं तो मैं करता, आपके सामने अभी बात करता, पर मेरे से उन्होंने वादा किया कि किसी दिन मैं आऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा। बताओ, ये आपने सुनी है ये घटना आलम अली साहब की, है ना? पूछना घर पे जाके, ये बहुत पुरानी बात है। अब वो रिटायर भी हो गए, फिर यहां से बाकायदा रिटायर हुए हैं वो। उनका रिटायरमेंट हुआ था अभी शायद 6-7 साल तो रिटायरमेंट को भी हो गया। अभी उनकी एज काफी होगी। जैसे अपने घासीराम जी चर्चित है ना, हाँ, तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बात है। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में पता करता हूं वो कहां है। एक्चुअली मेरा ससुराल भी बिसाऊ ही है, तो बिसाऊ से घटना जुड़ी हुई है काफी। ओके। जीन पियाजे भी ऐसे ही थे ना? सुन रहे हो कि नहीं? जीन पियाजे कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे ने किस पे प्रयोग किया? अपने ही बच्चों पर। कितने बच्चे? 3 बच्चे। तीनों के नाम बोलिए। जैकलिन, लॉरेंट और ल्यूसीन। ओके, कमाल का काम किया जीन पियाजे ने। उसके बाद हमने कुछ बातें करी जिनमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी एसिमिलेशन और दूसरी थी अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने मेरे से पूछी थी, तब मैंने आपको बताई थी, वो बात याद रखनी है। बोलिए कौन सी? ध्यान रखना, एसिमिलेशन में क्या होता है? एक तो बाहर, एक अंदर, ठीक है ना? हमारे अंदर एक बाहर। अगर हम बाहर वाली चीजों में बदलाव करके अंदर वाली के साथ जोड़ दें, उसको तो क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। और अंदर वाले नॉलेज में कोई बदलाव कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन। बात क्लियर है? थोड़ा सा लिखो इसको। अब ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए जैसे मैं लिखवा रहा हूं, एशिमिलेशन। आप बहुत इंटरेस्ट ले रही हो मैडम, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। रोज आती है वो, शुरू में मिस किया बस आपने, है ना? जो मिस किया वो भी पढ़ना है। एसिमिलेशन। तो देखो, जैसे उन्होंने बोला था काली बिल्ली, सफेद बिल्ली, जो भी है, तो हमने कोई भी नॉलेज, सुन रहे हो ना, कोई भी नॉलेज अपने अंदर बसा लिया, वो तो एक तो वो परमानेंट, ध्यान रखना, एलटीएम में जाता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। आप किसी भी चीज को देखते हो, किसी जानवर को, कोई नई चीजें देखते हो, क्या उसको जिंदगी भर भूलते हो? नहीं भूलते ना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया, वहां सेव हो गया, वो स्कीमा है। वो क्या है? स्कीमा है। तो उसी स्कीमा को हम
अनुभव भी बोल सकते हैं, उसके लिए एक शब्द काम में ले सकते हैं, अनुभव। ठीक है, प्रायर नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, पूर्व अनुभव है। तो असिमिलेशन क्या होता है, लिखो इसके सामने, जब बालक अपने पूर्व अनुभव उसका प्रायर नॉलेज है, पूर्व अनुभव में कोई बदलाव ना करे तथा नवीन अनुभव क्या है, अब हम जो भी देखेंगे एरोप्लेन और बर्ड में नवीन अनुभव क्या है, एरोप्लेन, और पुराना अनुभव बर्ड। अनुभव में कोई बदलाव ना करे तथा नवीन अनुभव को उसी में, ये कुछ मैं आपको शब्द दे रहा हूं, ये बहुत खास हैं, उसी में शामिल करे, ओब्लिक फिट करे, ओब्लिक इंक्लूड करे, ये सारे शब्द परीक्षा में आ चुके हैं, इंक्लूड करे, ओब्लिक ऐड करे, ओब्लिक जोड़े, उसे असिमिलेशन कहते हैं। अपने पूर्व अनुभव में कोई बदलाव ना करे, अंदर वाली चीज में कोई बदलाव ना करे, और ये क्या है, नवीन अनुभव को उसी में शामिल करे, या इंक्लूड करे, या ऐड करे, या जोड़े, उसे क्या कहते हैं, असिमिलेशन कहते हैं। तो इंक्लूड शब्द परीक्षा में आ जाए, ऐड आ जाए, जोड़े आ जाए, फिट आ जाए, शामिल आ जाए, तो हम क्या कर देंगे, आंख बंद करके असिमिलेशन कर देंगे जल्दी से। दूसरा क्या था, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के सामने लिखें, जब नई परिस्थिति, नवीन अनुभव, नई परिस्थिति एक ही बात है, जब नई परिस्थिति को बालक अपने अनुभवों में या ज्ञान में, एक ही बात होती है, अपने अनुभवों में शामिल करने के लिए, उसमें तो शामिल किया, यहां शामिल करने के लिए अपने अनुभवों में बदलाव करे, ओब्लिक संशोधन करे, यानी ये शब्द आ जाए, बदलाव, संशोधन, समायोजन करे, ओब्लिक मॉडिफाई, एक शब्द है, मॉडिफाई करे, ओब्लिक मैन्युपुलेट करे। बोलो और कोई शब्द ध्यान में आ रहा है आपको? चेंज तो नहीं, चेंज तो सिंपल है, बदलाव आ गया ना, बदलाव को चेंज बोलते हैं। और बस उसे एकोमोडेशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। ओके, उसे एकोमोडेशन कहते हैं। चलिए, तो कोई चिंता नहीं, बहुत बड़ी बात है, जिसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं, आपको नहीं करनी। ओके, याद रहेगा आपको? तो बोलिए, असिमिलेशन में हमने कुछ शब्द बोले थे, बोलिए पहला शब्द कौन सा है?
शामिल करे, दूसरा फिट करे, तीसरा इंक्लूड करे, चौथा ऐड करे, और जोड़े और जोड़े। और उसमें क्या था, वो कहां गया? ओके, और एकोमोडेशन में कौन कौन से शब्द? पहला बदलाव करे, दूसरा संशोधन करे, तीसरा समायोजन करे, चौथा मॉडिफाई करे, अगला मैनिपुलेट करे। उसको क्या बोलेंगे? एकोमोडेशन। ये याद रखना। नेक्स्ट, अब एक सवाल और पूछा जाता है बहुत बार, आप सुन रहे हो कि साहब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूल इकाई कौन सी है? ऐसा प्रश्न आ जाए। मूल इकाई स्कीमा है। क्या है? स्कीमा। शाबाश। और साथ में एक सवाल और आता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सतत है या असतत है या दोनों? ये केवल वही वाली बात है। आप बार बार बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, तो मैं बोलता हूं हमने बताया था केवल ओनली। यस, अभी तो सब लोग बता देंगे। 8 साल 9 साल 10 साल पहले की बात है, तो पता ही नहीं था उनको। कल मेरे को वो बच्चा मिला था ना, वो मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे पढ़ा था फला मैम से पढ़ा था। ओके, याद रखना, बेंडूरा जैसे लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट अकर्स कंटिन्यूअसली। पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास डिस्क्रीट है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। और इस पे बहुत प्यारी सी बात आई थी, एक सवाल आया था। सवाल क्या आया था कि साहब पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। किस में होता है? स्टेजेस में होता है। किस में होता है? स्टेजेस में होता है। इसलिए अगर हम उसको ग्राफ पे प्रस्तुत करें तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखा आपने सवाल? ये आया था तो वो ये कहां से आ गया? जबकि आप आराम से करोगे। यानी पियाजे संज्ञानात्मक विकास के मॉडल को इस तरह से पेश करते हैं 4 स्टेजेस में। कितने स्टेजेस में? 4। ये 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। ये बहुत शानदार बात है। सुन रहे हो ना? तो परीक्षा में आपको ऐसा चित्र मिल जाए तो आप क्या कर देंगे? पियाजे वाला ये है, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को अगर हम एक ग्राफ पे प्रदर्शित करें तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो ना तो वो वृत्त वाला बनेगा, ना कुछ वो वाला बनेगा, बल्कि कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, क्योंकि ये 4 स्टेजेस बताई। क्या बताई? 4 स्टेजेस। और यही वो बात है जो साबित करती है कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सतत नहीं है बल्कि असतत है। असतत शब्द क्यों लिया? क्योंकि वो स्टेजेस की बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात है, तो इसको लिखो आप। नोट पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, लिखना है बेटा इसको, बहुत काम किए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सतत नहीं होता बल्कि चरणों में विभाजित है। अतः असतत या डिसकंटिन्यूअस है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सतत नहीं होता, लगातार नहीं होता, बल्कि चरणों में विभाजित है। अतः असतत, ब्रैकेट में क्या लिखा? डिसकंटिन्यूअस है। और साथ में नीचे इसके एक बात और लिखो, इसे ग्राफ पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। इसे ग्राफ पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। और फिर यह वाली आकृति बना लो। इसे ग्राफ पर इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो बोले कमाल की बात बताई ना आपको। अभी नाम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक सिंबल बना लो छोटा सा। जब सवाल आया था तो केवल ऐसा ही आया था। ऑप्शंस आए थे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को हम किस तरह से प्रस्तुत करें, तो ऑप्शन ए वही वहां वाला, ठीक है ना, इस तरह से। ऑप्शन बी
ग्राफ सिंपल, आपको ग्राफ ऐसे चलते हैं, ऐसे कोई। ऑप्शन सी कुछ और, समझ गए आप मेरी बात? तो वहां पे एक ऑप्शन ऐसा था जो राइट था। नेक्स्ट, अभी तक की बातें क्लियर सबको, कोई दिक्कत नहीं है? सुन रहे हो ना सब लोग? ओके, अगली बात, और अब हम स्टेजेस की बात करेंगे जो बहुत ही खास है। एक आपको पता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 मुख्य क्षेत्र हैं, 4। इस पे बहुत प्रश्न आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहला तो है मेच्योरिटी। पहला क्या है? जैसे कल हम बात कर रहे थे अकोमोडेशन में कि साहब असिमिलेशन अकोमोडेशन तब तक नहीं होता जब तक बायोलॉजिकल रूप से हम तैयार नहीं है। याद है ना आपको? हमने रीजनिंग वाले बच्चे को बाहर भेज दिया, साइकोलॉजी वाले बच्चे को लिया। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, एक 3 साल का बच्चा अगर आप उसको मैथ्स के फॉर्मूले बताओगे तो क्या वो असिमिलेट कर लेगा उनको? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अभी वो बायोलॉजिकली रेडी नहीं है, जैविक रूप से तत्पर नहीं है। तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, जीन, बहुत से प्रश्न आएंगे, मैं कराऊंगा आपको सारे। जीन पियाजे के अनुसार जैविक तत्परता या जैविक परिपक्वता महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो पहली बात जीन पियाजे ने बताई 4 में से, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। दूसरी बात उन्होंने बताई एक्सपीरियंसेस, अनुभव। तो अनुभव, ज्ञान जो भी है वो अनुभव है। मैच्योरिटी मैं लिखवाऊंगा आपको बाद में। मैच्योरिटी दूसरी, अनुभव एक्सपीरियंसेस तीसरी। उन्होंने इंटरेक्शन की बात करी है, मैंने आपको लिखवाया था जीन पियाजे इंटरेक्शनिस्ट है, अंतरक्रियात्मक, अंतरक्रियावादी है कि नहीं है? हैं। और चौथी बात उन्होंने बोली थी इक्विलिब्रियम, साम्य धारण। तो चारों बातें याद रखना, पहली मैच्योरिटी, दूसरी एक्सपीरियंसेस, तीसरी इंटरेक्शन, तीसरी इंटरेक्शन, और चौथी साम्य धारण, इक्विलिब्रियम। बहुत बार परीक्षा में आता है कि पियाजे ने किसकी उपेक्षा की? 4 में से 3 ऑप्शन ये दे दिए, चौथा दे दिया भाषा, लैंग्वेज। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? भाषा, लैंग्वेज। बहुत से प्रश्न है, बहुत सी बातें कराऊंगा मैं। अभी आप लिखें जीन पियाजे, आगे लिखें जीन पियाजे। आज कम से कम एक स्टेज तो करेंगे अपन। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताते हैं? 4। बहुत बार इनके नाम से परीक्षा में प्रश्न आया है, आता है, लेकिन अंदर की बातें तो देखनी पड़ेंगी। तो आप लिखिए अवस्था और आयु, स्टेज एंड एज। 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था का नाम संवेदी गामक अवस्था। देखो हिंदी में नाम बदलेंगे, संवेदी गामक अवस्था एक नाम है। बहुत बार संवेदी पेशीय अवस्था भी बोलते हैं, तो गामक और पेशीय एक ही बात होती है। संवेदी पेशीय अवस्था, एक नाम संवेदी गामक अवस्था, दूसरा नाम संवेदी पेशीय अवस्था। कई बार आपने सुना होगा इंद्रिय जनित अवस्था, कई बार इंद्रियानुभूत अवस्था। तीसरा नाम चौथा नाम जो बहुत मशहूर है, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। लेकिन खास बात बोलिए बच्चों, कौन सी? यस, सेंसरी मोटर। इंग्लिश वाला महत्वपूर्ण है। सेंसरी मोटर स्टेज कमाल की है, बताएंगे अभी आपको। सेंसरी मोटर स्टेज, और समय लिख दो 0 से 2 वर्ष। पहली अवस्था। दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमने आपको बताया था संक्रियात्मक शब्द कहां से लिया पियाजे ने? बोलो। मैथ से लिया, ऑपरेशंस के मैथमेटिशियन भी थे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, देखो बहुत से नाम है। पहला लिख लिया सबने? सारे लिखना है। संवेदी गामक, संवेदी पेशीय, इंद्रियानुभूत, ज्ञानात्मक क्रियात्मक। इंग्लिश में सेंसरी मोटर बहुत खास है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष। लिखा सबने? दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या नाम है? ओके, यहां पे संक्रियात्मक के स्थान पे दूसरे नाम भी आ सकते हैं। बताओ मोनिका। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके जगह पे पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था भी आ सकता है। सुन रहे हो कि नहीं?
पूर्व के स्थान पे प्राक भी आ सकता है, ठीक है ना, प्राक प्रचलनात्मक अवस्था भी आ सकता है। और बहुत बार परीक्षा में शब्द आया प्राक चलन अवस्था, बात एक ही है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ओब्लिक प्राक चलन अवस्था भी कहते हैं। लेकिन खास बात इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल, सबको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में हिंदी वाले वर्जन में भी ऐसे लिखा था प्री ऑपरेशनल, आता है कि नहीं आता? तो ये जरूरी है। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये दूसरी अवस्था है। और इसका समय बताओ बच्चों, शाबाश, 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। तीसरी में पूर्व के स्थान पे मूर्त कर देना, बस मूर्त संक्रियात्मक डॉट डॉट कर देना, क्योंकि वापस भी लिखना पड़ेगा अपने को। या फिर ठोस चलन अवस्था भी बोलते हैं इसको, ठोस चलन अवस्था। लेकिन जो शब्द इंग्लिश वाला काम का है वो कौन सा है? कॉन्क्रीट। यस, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। प्रशांत क्यों नहीं आ रहा? पता है किसी को क्यों नहीं आ रहा वो? चलिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये है 7 से 11 वर्ष। और चौथी, तीसरी मूर्त है तो चौथी क्या हो जाएगी? अमूर्त। यस, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डॉट डॉट कर सकते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम, दूसरा नाम चौथी अवस्था का, यस, बारी जाऊं, जो सही बोलता है मेरे को बहुत पसंद आता है, औपचारिक संक्रियात्मक या औपचारिक चलन अवस्था। आप डॉट डॉट कर सकते हो। इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थर्ड है और चौथी का एब्स्ट्रैक्ट। अभी आया था ना इसमें सीटेट में टीचिंग मैक्सिम्स जो हमने आपको करवाए थे, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, डॉट डॉट कर दो। ये लास्ट वाली है 11 से 15 वर्ष। पहला काम 4 स्टेजेस, बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण। रुके रुके से कदम। ओके, लिखा सबने? गुड। चलिए, लिखा सबने? इंग्लिश वाला जरूर लिखना है। क्या हुआ, जाने दो। पर्दा बंद करवाना है? बंद करवाना है क्या बेटा? बंद करो, जल्दी से कर दो, है ना, पर्दा बंद कर दो। चलिए, पहली स्टेज का इंग्लिश में नाम बोलिए जल्दी से। सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी का इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी का इंग्लिश में सबको बोलना है, बोलो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी का एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में नाम हो जाएंगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। ओके, तो ये 4 स्टेजेस हैं जिनमें पूरे संज्ञानात्मक विकास को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पहली स्टेज आप वापस लिखिए, पहली स्टेज का नाम वापस लिखिए। संवेदी गामक। क्या नाम है? संवेदी गामक अवस्था, या फिर ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में सबको पता है, क्या बोलेंगे? सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, समय कितना? 0 से 2। अब समझना ध्यान से, बहुत समझने की बातें आएंगी आगे। कॉन्सेप्ट ओके, सबने लिखा ना? बोलो। चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं?
सेंसरी मोड। हम संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञानात्मक विकास की बात करें कि किस तरह से ज्ञान का निर्माण होगा, किस तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। और पहले 2 साल तक, सुन रहे हो ना, पहले 2 साल तक बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है 2 चीजों से। कितनी चीजों से? और दोनों के नाम लिखे हैं। पहला नाम क्या है? संवेदी, और दूसरा नाम गामक। संवेदी, संवेदनाएं। क्या होती है संवेदनाएं? आपको तो पता है, वैसे मेरे नए बच्चे बताते हैं। चलो आप बताओ, मैडम आप बताओ संवेदनाएं क्या होती है? क्या बोला? वही बोला जो मैं चाह रहा हूं। सही बोला कि वही बोला? ओके। तो जनरली हम सब जल्दबाजी में ऐसा ही बोलते हैं। आपकी बात नहीं है। तुम बताओ, मेरी इंटर्नशिप वाली लड़की, संवेदनाएं नाम सुना है? क्या होती है संवेदनाएं? बोलो ना, कुछ भी बोलो, बोलना है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक मजा ही नहीं आएगा। ओके सुनो। तो जनरली मैं जब भी पूछता हूं क्लासेस में, 90% बच्चे जो हमसे नहीं पढ़े हैं या किसी और से भी नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं बिल्कुल पहली बार, तो पहली बार मैं भी ऐसा ही बोलूंगा। हम लोग संवेदना का मतलब समझते हैं दुख, सुख, क्रोध, इनको बोले समझते हैं। दरअसल साइकोलॉजी में ये संवेदनाएं नहीं है, बल्कि ये सब क्या कहलाते हैं? संवेग। क्या कहलाते हैं वो? संवेग। वो इमोशंस हैं। संवेदना तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? सेंसेज हैं। और सेंसेज कितने हैं? 5, जिनकी हम खूब बात कर चुके हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं कि नहीं अपनी? तो पहले 2 साल में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, 5 सेंसेस के माध्यम से सीखता है। 5 सेंस आपने तीसरी चौथी क्लास में पढ़ लिए थे ना? टच सेंस, हियर सेंस, स्मेल सेंस, टेस्ट सेंस और विजुअल सेंस। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। हम तो यह भी बात कर चुके हैं कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की कौन सी सीढ़ी है? पहली सीढ़ी है। तो पहले 2 साल में बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा किन के माध्यम से? संवेदनाओं के माध्यम से। चीजों को टच करके, देख के, सुन के, यही तो ज्ञान प्राप्त करेगा। बोलिए। दूसरा शब्द है गामक। तो गामक का मतलब पेशीय। पेशीय का मतलब मोटर। मोटर का मतलब बोलो, कार्य, चालक। ओके। और चालक का मतलब शरीर की गतियां। गामक का मतलब क्या है? शरीर की गतियां। यानी एक तो 5 ज्ञानेंद्रियां, सुन रहे हो ना, 5 सेंसेस, और उसके अलावा मूवमेंट्स, एक्शन, हमारे शरीर की गतियां, उनके माध्यम से बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा। शरीर की गतियां क्या है? किसी भी चीज को पकड़ के, रगड़ के, खींच के, तोड़ के, फेंक के, साथ में उछल के, बैठ के, भाग के ज्ञान प्राप्त करेगा। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हुई पहले 2 साल में। एक तो संवेदनाएं, सेंसेस 5, और दूसरा गामक क्रियाएं या पेशीय क्रियाएं। तभी तो देखो, एक नाम आपने लिखा ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानात्मक क्या है? ज्ञानेंद्रियां। कितनी? 5। क्रियात्मक क्या है? कर्मेंद्रियां। बोलिए। हाथ पांव अपने, है कि नहीं? तो ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत आएगी आपको परीक्षा में? नहीं आएगी। पर कौन से ज्ञान प्राप्त होंगे, कौन से नॉलेज कंस्ट्रक्ट होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था की 4-5 बातें हैं जो बहुत ही खास है। क्या क्या होता है? सबसे पहली विशेषता लिखो आप। क्या क्या होता है इस अवस्था में? तो पहली विशेषता है वस्तु स्थायित्व का ज्ञान। ये आपको पता है सबसे ज्यादा पूछा गया है। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेंसरी मोटर स्टेज की पहली बड़ी विशेषता वस्तु स्थायित्व। यहां पे एनसीईआरटी भी गलत हो गया था, हमने एनसीईआरटी में भी संशोधन करवाया है। एनसीईआरटी में भी कई बार मिस प्रिंट हो जाता है। मिस प्रिंट तो क्या, उन्होंने लिखा ही गलत था, इसको उन्होंने प्री ऑपरेशनल में दे दिया था, अभी सही कर दिया उन्होंने। तो वस्तु स्थायित्व इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ध्यान से सुनो, सामने देख के समझना इसको। बच्चा जब जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, ठीक है ना? जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो क्या लेके आता है? एक तो 5 सेंस लेके आता है, सिंपल, बार बार बोल रहा हूं। एक कुछ रिफ्लेक्सेस लेके आता है। रिफ्लेक्सेस समझते हो ना? रिफ्लेक्सेस पे एक प्रश्न आता है,
रिफ्लेक्सेस वो चीजें हैं, मैं कराऊंगा अभी आपको, आज समय मिला तो, कि जिनमें हम उनको बोलते हैं कि वो माँ के पेट से लेके आता है। जैसे कि सकिंग करना, है ना, जन्म लेते ही उसको अगर बोतल ऑफर करो तो बोलिए उसको सक करता है कि नहीं। ब्रेस्ट ऑफर करें माँ तो वो निप्पल को करता है ना। उसने किससे देखा, कहां सीखा, इस पे सवाल आया है। वो इनेट स्कीमा है। ऐसे ही वो कुछ चीजें पकड़ना, ठीक है, ग्रेस्पिंग, या उसके आप गाल को टच करो तो उधर ही वो देख लेता है, मुंह खोल देता है। रूटिंग, नाम सुना है रूटिंग? ये सब वो लेके पैदा होता है। खास बात क्या है, वस्तु स्थायित्व क्या होता है, सुने कि पांचों ज्ञानेंद्रिय, लिसनिंग लेके पैदा होता है। जन्म लेते ही सुनना शुरू कर देगा कि बाद में बेटा तुम ध्यान दो, इसको बंद करो मोबाइल को। एक बात वही रह जाएगी जो परीक्षा में आएगी। जन्म लेते ही सुनना शुरू कर देगा कि बाद में, जन्म लेते ही देखना शुरू करेगा कि बाद में, बोलिए। यस, देखना जन्म लेते ही शुरू कर देगा, क्योंकि वो तो उस एंड्रॉइड मोबाइल की तरह कैमरे साथ लेके आया कि नहीं आया। लेकिन बहुत बड़ी बात, जब भी हम किसी भी चीज पे अपने नजरें गिराते हैं तो हम उसको देखते हैं ना, उसकी पिक्चर अंदर जाती है ना। फिर क्या होता है, जैसे ही हमने नजरें हटा ली, जैसे ही हम नजर हटाते हैं तो एक बार जो हमने देखा वो हमारे दिमाग रूपी कंप्यूटर में सेव हो जाता है। बोलिए होता है कि नहीं? लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि जन्म लेने के बाद बच्चा किसी चीज को देखता है, ओके, लेकिन जैसे नजरें हटती हैं वो चीज डिलीट हो जाती है, वो पिक्चर सेव नहीं होती। 18 महीने से पहले दिमाग में पिक्चर सेव नहीं होती, इसलिए उसकी आंखों के सामने कोई चीज है तो वो समझता है वो है, और आंखों के सामने नहीं है तो नहीं है। नहीं, आंखों के सामने कोई चीज है तो है, आंखों के सामने नहीं है तो होती नहीं है। जब पिक्चर सेव होने लग जाएगी, गाल तो हटा लो, हाथ तो हटा लो, जब, सुनो ध्यान से, जब पिक्चर सेव होनी शुरू हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, आंखें हट जाएंगी तो भी वो दिमाग में सेव रहेगी। उस स्थिति को बोलेंगे वस्तु स्थायित्व, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी बच्चा जब ये समझने लगे कि कोई वस्तु आंखों के सामने नहीं है फिर भी है, फिर भी होती है, वो तो होता है वस्तु स्थायित्व। और आंखें हटी तो वस्तु है ही नहीं, वो वस्तु स्थायित्व के ज्ञान का अभाव होता है। बात समझ में आ रही है आपको? और 18 महीने से पहले यह काम नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात सुने, आपने जरूर देखा होगा, छोटा बच्चा आपके पास खेल रहा है, मैं लिखवाऊंगा, आपके पास खेल रहा है, उसके पास मोटर कार है चाबी वाली, आवाज कर रही है। आप क्या करते हो, आपने उस खिलौने को उठाया, बच्चे की निगाहें किस पे, बोलिए किस पे, फिर आप उस खिलौने को पीछे ले गए, और जैसे ही उसकी आंखों से ओझल हुआ वो क्या करेगा, वो अपने कदम मोड़ देगा, वो आपसे उसको लेने की कोशिश नहीं करेगा, वो ढूंढेगा नहीं, क्योंकि खिलौना तो है ही नहीं। बहुत बार आपने छोटे बच्चे के साथ ऐसा बोला, चिड़िया ले गई, है ही नहीं। पियाजे तो यहां तक कहते हैं कि एक बच्चा जो 8 महीने से मामला शुरू होगा, 8 माह से छोटा बच्चा, उसके पास से उसकी मोम को हटा दें, मम्मा को हटा दें, तो बच्चा भूल जाएगा कि मां भी होती है क्या। क्योंकि आंखों से दूर तो दिमाग से भी दूर, गायब। आपने सुना है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अभी आपकी आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड आया है सीटेट में। अभी आपके आंखों से कोई चीज दूर है, लेकिन फिर भी वो है, क्योंकि आपके दिमाग में उसकी तस्वीर है। आपने एक बार भी देखा तो तस्वीर है, बोलिए है। मैंने आपका घर बोला तो आपके घर की पिक्चर दे दी दिमाग ने, बस बोला तो बस मंडावा मोड़ आ गया दिमाग में, आया कि नहीं आया। लेकिन 18 माह से पहले बच्चे के दिमाग में चीजें नहीं आती, इसलिए उसमें वस्तु स्थायित्व नहीं होता। छोटा बच्चा, आपने ये जरूर देखा होगा, दोनों हाथ पांव से खिलौने की तरफ बढ़ रहा है, बहुत खुश है। आप उसको देखिए, उसके पास जा रहा है, वो जा रहा है ना, आप उस पर कपड़ा डाल दो, जैसे ही आपने उस खिलौने पे कपड़ा डाला वो अपने कदम मोड़ देगा, उसको हटाएगा नहीं, क्योंकि वो समझता है कि वो चीज है ही नहीं। तो कितनी बड़ी बात बोली पियाजे ने कि वस्तु स्थायित्व जन्म लेते ही नहीं होता। यहां पे बहुत से प्रश्न बनते हैं। अगर ऐसा पूछ ले वस्तु स्थायित्व का अभाव कौन सी अवस्था से संबंधित है, तो क्या बोलेंगे, संवेदीगामक। वस्तु स्थायित्व का ज्ञान बच्चे को कौन सी अवस्था में हो जाता है, तो भी संवेदीगामक, तो भी
संवेदीगामक। ये बात क्लियर हुई आपको? लेकिन ये कब होता है? एक्चुअली संवेदीगामक अवस्था की 6 उपावस्थाएं हैं। कितनी? 6। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कौन जाने आपको आने वाले टाइम में ऐसे प्रश्न मिलेंगे। 6 उपावस्थाएं हैं, मैं 6 की 6 आपको बताऊंगा। सबसे पहले 1 महीने तक होती है रिफ्लेक्सिव स्टेज, जिसमें केवल वो जो इनेट रिफ्लेक्सेस लेके आता है ना, जैसे सकिंग करना, चूसना, ग्रिस्पिंग पकड़ना, वो लेके आता है, सीखता कुछ नहीं है पहले 1 महीने में। उसके बाद 1 से 4 महीने के लिए एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज, प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था में लिखवाऊंगा, जिसमें वो अपने प्लेजर के लिए बहुत से काम करता है, अपने शरीर की गमक क्रिया करता है 1 से 4 महीने। इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। किक द लेग्स, अपने पांव से किक मारता है ना, लेटे लेटे मुंह में अंगूठा लेता है, वो उसका शामिल है। उंगलियों को ऐसे करता है, वो है प्राइमरी सर्कुलर वाली स्टेज। फिर 4 से 8 माह वाली तीसरी उपअवस्था आएगी इसकी, जिसमें वो क्या करता है कि अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको बार बार दोहराता है, उसमें उसको मजा आता है। तो यहां पे आता है वो सेक द रिटल्स, झुंझुना बजाना, बार बार दरवाजा ओपन करना खोल करना। कभी आपने उसके हाथ में कोई बटन दिया लाइट का या रिमोट टीवी का, तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता है। ये सारी चीजें आएंगी 4 से 8 वाले में, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। फिर 8 से 12 वाली जो अवस्था है ना, वहां ये मामला पहली बार शुरू होगा, क्योंकि 8 से 12 की अवस्था में वो पहली बार चीजों को ढूंढना शुरू करता है। 8 से 12। फिर 12 से 18 वाली 5वीं स्टेज टर्सरी स्टेज कहलाती है। उसमें ट्रायल एंड एरर होता है, उसमें वो गलतियां करके सीखता है चीजों को। और फाइनली 18 से 24 वाली जो अवस्था है, ये वो अवस्था है जिसमें दिमाग में बिंब बनना शुरू हो जाता है। यहां पे एक बहुत बढ़िया सवाल आता है कि साहब, बच्चे में चिंतन कब शुरू होता है? थिंकिंग। आपको पता है चिंतन कब शुरू होगा? जब हमारे दिमाग में कोई पिक्चर सेव होगी तभी तो होगा। तो पिक्चर सेव फाइनली कब होगी? 18 माह से, 18 से 24 माह में। तो 18 से 24 माह में चिंतन शुरू होगा, इसलिए इसको आरंभिक चिंतन की अवस्था बोलते हैं, अर्ली सिंबॉलिक स्टेज बोलते हैं, अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टेज बोलते हैं, क्योंकि उससे पहले चिंतन नहीं होता, क्योंकि दिमाग में पिक्चर सेव नहीं होती। बात समझ में आ रही है आपको? तो वस्तु स्थायित्व का ज्ञान, इसमें तीनों बातें आपको लिखनी है। नीचे आप लिखो पहले, जन्म के समय क्या होता है? नहीं होती। वस्तु स्थायित्व की क्षमता जन्म के समय नहीं होती। शुरुआत कब से होती है? 8 माह से। ये मैं स्टेजेस आपको बताऊंगा। और पूर्णता कब प्राप्त हो, पूर्ण क्षमता कब हो जाती है इसकी? 18 से 24 माह। वस्तु स्थायित्व की पूर्ण क्षमता। अब मेरे को यूं लग रहा है कि जल्दी से मेरे को 1 घंटे में बहुत कुछ बताना है ना, इसलिए मैं फास्ट हो जाता हूं। 4 घंटे की क्लास चाहिए, और वो भी मॉर्निंग में चाहिए, तब तुम भी थके ना हो और हम भी एनर्जेटिक हो। तो एक तो ये बात याद रखना, जन्म के समय नहीं होता, 8 माह से शुरू होता है, और पूर्ण क्षमता कब आ जाएगी? 18 से 24 माह। पहली बात, वस्तु स्थायित्व का ज्ञान। किसका ज्ञान? वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? सबको क्लियर? बोलिए क्या होता है? वस्तुएं स्थायी होती है कि अस्थायी? अब वो नहीं बोलोगे नश्वर, आदमी नश्वर है, नश्वर है वो चीज अलग है। वस्तुएं होती हैं, जब ना दिखती हैं तब भी होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन ये बात उसको तब पता लगती है जब 18 से 24 माह वाली स्टेज आ जाती है, उससे पहले नहीं लगती। ओके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, जीन पियाजे ने इसके लिए एक प्रयोग किया था, आप बताएंगे वो कौन सा था? नहीं, 3 माउंटेन बोल रही हो तुम, पर वो इसका नहीं है। चलिए लिखो इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट लिखिए, इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट। जीन पियाजे के 4 प्रयोग बड़े मशहूर हैं। 3 माउंटेन प्रॉब्लम, बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी, पेंडुलम टास्क, थर्ड आई एक्सपेरिमेंट। चारों आ चुके हैं। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट में लिखिए, पियाजे ने, मैंने आपको बताया भी था, आप इतना भूलते क्यों? मैंने बताया था ना सॉल्यूशन वाले दौरान, एक पेपर लो, वो इगोसेंट्रिज्म वाला था। यस, पियाजे ने वस्तु स्थायित्व, पियाजे ने वस्तु स्थायित्व की क्षमता की जांच के लिए, वस्तु स्थायित्व की क्षमता की जांच के लिए बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी, बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी
प्रयोग किया, या स्टडी की बातें की है। पियाजे ने वस्तु स्थायित्व की क्षमता की जांच के लिए बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी प्रयोग किया। याद रखना, बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी बहुत बार आया परीक्षा में, बहुत बार। तो क्या थी बॉल एंड ब्लैंकेट? बहुत आराम से आप खुद ही बता सकते हो ना। एक्चुअली क्या हुआ, आप सुन रहे हो ना, जल्दी लिखो फिर सामने देखो। छोटे बच्चे हर ऑब्जेक्ट को बहुत पसंद करते हैं, है ना, उनकी तरफ चलते हैं। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर भी आएगा, कोज इफेक्ट भी आएगा इसमें, ए नोट बी एरर भी है। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूं ना, ये सारे आ चुके हैं और बड़े बड़े धुरंधर फैल हो चुके हैं इनमें। तो क्या किया, बच्चे के सामने खूबसूरत सी गेंदे रख दी साहब, रंगीन 6 गेंदे और एक कंबल। कंबल तो जानते ही हो। अब गेंद कंबल ऐसे पड़ा हुआ है और गेंदें पड़ी हुई हैं। पियाजे बैठ गए पास में, क्योंकि उनके 3 बच्चों को कई वर्षों तक देखा ना उन्होंने, और वो लिखते हैं कि साहब ये 6 महीने का हुआ तो क्या कर रहा है, 12 महीने का क्या कर रहा है, 18 महीने का क्या कर रहा है। तभी तो ये चीजें आई ना। तो बच्चा गेंदों के साथ खेल रहा है, उसको मजा आ रहा है ना मोनिका। अब क्या होता है, वो धीरे से बच्चे की नजर बचा के एक गेंद को कमल में छुपा देते हैं। बच्ची कितनी? 5। बच्चा क्या ढूंढेगा कि यार छठी कहां गई? ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा। कौन सा नहीं ढूंढेगा? जब तक ये नहीं आएगी। लेकिन जैसे ये क्षमता आ जाएगी तो ढूंढेगा। फिर दूसरी, बाकी 4 से खेल रहा है, फिर तीसरी गायब कर दी कंबल में, 3 से ही खेल रहा है, फिर 2 से ही खेल रहा है, फिर लास्ट बॉल बची उसको भी गायब कर दिया। अब वो कहीं और चला गया। इसका मतलब वो उनको ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसके दिमाग में पिक्चर सेव ही नहीं होती। तो वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं है। 8 महीने के बच्चे जब हुए उनके, तो पहली बार उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। बहुत से रिसर्च किए, बहुत से प्रयोग किए। बाद में फाइनली 18 से 24 माह में बिंब बन गया, और अब वो छोड़ता नहीं है। अब उससे कुछ भी चीजें आपने छुपा ली तो उसको लेके दम लेगा, क्योंकि अब वो जान चुका है कि मेरे सामने नहीं है तो भी है। ये बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी है। कौन सी स्टडी है? बॉल एंड ब्लैंकेट स्टडी। याद रहेगी। तो सेंसरी मोटर स्टेज की पहली विशेषता हमने देखी, कौन सी? इंग्लिश में, हिंदी में वस्तु स्थायित्व की क्षमता, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये जन्म के समय नहीं होती। पहली बार बच्चा वस्तुओं को कब ढूंढना शुरू करता है? 8 माह से। और वस्तु स्थायित्व की पूर्ण क्षमता कब विकसित होती है? 18 से 24 माह। वस्तु स्थायित्व क्या होता है, सबको क्लियर है? दिमाग में पिक्चर सेव हो गई तो वस्तु स्थायित्व हो गया। आउट ऑफ द साइट इज आउट ऑफ द माइंड। सुन रहे हो? आउट ऑफ द साइट इज आउट ऑफ द माइंड। क्या अभी ऐसा होता है? बोलो, क्या अभी आपके आउट ऑफ द साइट इज आउट ऑफ द माइंड है? बोलो, नहीं है। मतलब आंखों से कोई चीज दूर हुई तो क्या वो दिमाग में नहीं रहती है? बोलते आता है ना। अब आप घर जाओगे तो साइको वाले सर तो हम आ जाएंगे, बोले आते कि नहीं आते? ओके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, दूसरी विशेषता, और दूसरी विशेषता तो बहुत ही खास है। सेंसरी मोटर की दूसरी विशेषता पढ़ रहे हैं, अभी एक ही पढ़ी है, दूसरी लिखिए। अनुक्रिया व परिणाम में संबंध का ज्ञान। यह बहुत जबरदस्त बात है। अनुक्रिया व परिणाम में संबंध का ज्ञान। एक तो वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो गया, और पहले 2 साल में अनुक्रिया व परिणाम में संबंध का ज्ञान हो गया। अनुक्रिया व परिणाम में संबंध का ज्ञान। ओके, लिखा सबने? बोलिए क्या लिखा, बोलो इधर से, बोलो क्या लिखा? ओके, सामने देखो। अब अनुक्रिया क्या है? सिंपल, गामक क्रिया, पेशीय, कर्मेंद्रियां, क्रियात्मक। तो वो क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। सुन रहे हो ना? बच्चा पियाजे के अनुसार निष्क्रिय होता है कि सक्रिय? इसलिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा। वो जो भी करेगा वो अनुक्रिया है, और ऐसा करने से कोई रिजल्ट भी तो निकलेगा, उसका परिणाम भी तो होगा। वो दोनों में रिलेशन बनाना सीखेगा। पहले 2 साल की बहुत खास बात। आपने देखा है, छोटा बच्चा, उसके पास आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब उसको उठा सकता है, तो उसको उठाएगा। वो बोले उठाएगा। उठाने के बाद 2 ही काम करता है, या तो मुंह में लेता है या फेंक देता है। करता है? बोलिए। मुंह में लेता है, इसका मतलब कौन सा काम हो रहा है? मुंह में ले रहा है, इसका मतलब
संवेदना वाला काम हो रहा है, टेस्ट सेंस, टेस्ट कर रहा है कैसा लगता है, दिमाग तक जाएगी ये बात। तो मुंह में लेना संवेदना है और फेंक देना अनुक्रिया है। फेंक देना गमक क्रिया है, बोलिए है, फेंकता है। कुछ भी दें आप, आपने उसको गेंद दी, वो फेंकता है, फेंकता है। अच्छा ध्यान से देखना, जब वो उसको फेंकता है तो देखता है इसका रिजल्ट क्या है। आप उसको वापस देना, फिर फेंकता है, फिर देंगे, फिर फेंकता है। बोलिए वो दुखी होता है कि खुश होता है? क्यों होता है खुश? जब ज्ञान का निर्माण होता है तो खुशी आती है, खिलखिलाता है, हंसता है, ताली बजाता है। आप कहते हो क्या कर रहा है तुम, हम बार बार तेरे को दे रहे हैं, तू फेंक रहा है, और वो फेंक रहा है। एक्चुअली उसका फेंकना अनुक्रिया है, बोलिए है, लेकिन वो तैर के जा रही है, उसका परिणाम है, या फिर साउंड हो रहा है, वो उसका परिणाम है। पियाजे ने क्या प्रयोग किया, सुने उस पर। पियाजे ने अपने बच्चे के सामने एक वो परात रख दी, परात जानते हो, बड़ी सी परात रख दी। अब बच्चा क्या करेगा बोलो? वो मैं जयपुर वाले कहते सर अंदर बैठ जाएगा, बिल्कुल अंदर बैठ जाएगा। अगर ऐसे अंदर बैठेगा ना, अब अंदर क्या वो शांत बैठेगा? तो वो क्या करेगा, उसको बजाएगा तो परिणाम है, उसको नहीं पता बजती है क्या, वो तो उसको पीटेगा दोनों हाथों से। करता है ऐसा? या उसके सामने रख के देख लो आप, दुनिया का कोई भी बच्चा है, जरूरी नहीं कि वो लोरेंट हो, ल्यूसीन हो, वो ऐसे करेगा उसको दोनों हाथों से। ऐसा करना उसकी क्या है, बोलिए, अनुक्रिया है। और ऐसा करने से क्या होगा, आवाज आएगी, वो उसका क्या है, परिणाम है। ध्यान से देखना, ऐसा करेगा, फिर सुनेगा, फिर करेगा, फिर सुनेगा, फिर करेगा, फिर सुनेगा। आप बोलोगे पागल है क्या, वो बोलेगा पागल नहीं है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यस, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये क्या है, अनुक्रिया और परिणाम में संबंध है। ये बहुत बड़ी बात। इससे एक टर्म निकलती है और वो बहुत बड़ा है परीक्षा, कोज इफेक्ट। कौन सी टर्म है? कोज इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्य कारण प्रभाव। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी उसका रीजन है, ये काम किया, उस काम का ये रीजन है, और इसका इफेक्ट ये है। इफेक्ट या प्रभाव या परिणाम एक ही बात है ना? तो ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, कार्य कारण प्रभाव या कोज इफेक्ट पियाजे की कौन सी अवस्था से संबंधित है? जवाब आएगा पहली, सेंसरी मोटर से। तो ऐसे करके लिख लें आप, कार्य कारण प्रभाव, कार्य का कारण और उसका प्रभाव। घर जाके मेरा जीन पियाजे का एक वीडियो है मेरे चैनल पे, उसको देखना, जरूर देखना। आप भी देखना है ना, देख लेना वहां पे, 2 साल पहले गए। कोज इफेक्ट। दूसरी बात, कोज इफेक्ट समझ में आ गया? कोज इफेक्ट याद रखना क्या होता है, बच्चा अनुक्रिया करता है, क्या करता है, गामक क्रिया करता है। पिंकी क्या करता है, फिर उसका कोई परिणाम तो होता है ना, रिजल्ट। कुछ भी करेगा तो परिणाम आएगा, तो वो दोनों में क्या बनाता है, संबंध बनाता है। इसको बोलते हैं कोज इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, कोज इफेक्ट। दूसरा काम, अगर उसके पास कोई भी चीज है तो वो उस पर एक्शन करेगा, करेगा ही करेगा, बोलिए करेगा। लेकिन मान लो उसके पास कुछ भी नहीं है, आपने उसको एकदम आइसोलेशन में छोड़ दिया, उसके पास कोई चीज नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पता है वो क्या करता है? देखा होगा आपने, मैडम छोटा सा बच्चा आपका, याद करना, आपने उसको जैसे हाथ में वो काला, क्या बोलते हैं उसको, बैंड, क्या बोलते हैं उसको, झुझनिया, निजरिया, ओके, अच्छा निजरिया, निजरिया पहना दिया उसको, काला काला पहना दिया। अच्छा आप सुन रहे हो ना, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना, यहां पे एक बहुत बड़ी बात आती है, परीक्षा में आई है वो भी। तो वो क्या कर रहा है, पहली बार बच्चे को अपनी आइडेंटिटी का एहसास भी यही होता है। वो क्या करता है, वो अपने अलावा जितनी भी चीजें हैं, जो भी है उसके आसपास, उनसे भी संबंध बनाता है कि यार मैं तो अलग हूं, ये अलग है। वो उसको ऐसे करेगा, यार ये अलग है, मैं अलग हूं, ऐसे करता है। गले में पहना रखा है तो उसको ऐसे निकालता है। आप कहते साहब ऐसे क्यों कर रहा है? वो ऐसे कर रहा है, यार ये अलग है, मैं अलग हूं। कपड़े पहनाए आपने तो कपड़ों को ऐसे करता है, यार ये अलग है, मैं अलग हूं। जूते पहनाए तो ऐसे करता है, ये अलग है, मैं अलग हूं। मतलब सराउंडिंग्स, वातावरण की जितनी भी चीजें हैं वो तो अलग है, और मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, अलग हूं। और मैं वाला सेंस कहलाता है आइडेंटिटी। क्या कहलाता है? पियाजे ने इसको नाम दिया प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहली बार अपनी पहचान का ज्ञान उसको यहीं पे होता है, अनुक्रिया व परिणाम से ही होता है। इसलिए दूसरी बात आप यो लिखें, हिंदी में शब्द बदलते हैं। हिंदी में एक शब्द है तादात्मीकरण।
तादात्मीकरण और कुछ नहीं है बल्कि आइडेंटिटी को ही बोलते हैं। तादात्मीकरण तादात तब में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हिंदी के बच्चे बैठे होंगे यहां पे। तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रीमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान या फिर प्रीमिटिव सेंस ऑफ, तादात्म्य कर दो यार, दुखी हो जाओगे आप, तादात्म्य कर दो। तादात्म्य सही है ना, तो तय भी आता है मैं भी आता है, ये कैसे होगा? तय तय तादात्म्य, तादात्म्य तय पूरा आएगा और आधा आएगा, तो मैं ऐसा ही लिख देता हूं यार, लड़ाई खत्म, टेंशन खत्म। वैसे आप हमारे टॉपर बच्चे बनेंगे तो ऐसी छोटी छोटी बात, कल मैंने अडेप्ट में देख रहा था घर पे, अडेप्टेशन तो, हाँ तो आपने बताया नहीं मेरे को, अडेप्टेशन था वो, हमने अडेप्शन लिख दिया। यस सर, तो बोला क्यों नहीं? ओके, तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान, किसका मूल ज्ञान? क्या लिखा? तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान, इंग्लिश में क्या लिखा? प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। प्रिमिटिव का मतलब होता है पहली बार, पहली बार उसको सेंस हुआ, किसका? आइडेंटिटी का। किसका? हाँ प्राचीन हो गया, एक ही बात है, प्राचीन। ओके एक ही बात है, हम पढ़ेंगे जैसे पेवलोव के सिद्धांत को प्राचीन अनुबंध बोलते हैं ना, तो बाद में अनुबंध के बहुत से सिद्धांत है, स्किनर ने भी दिया, लेकिन पहली बार किसने दिया था? पेवलोव ने दिया था। तो प्राचीन भी वही है, बच्चे को सबसे पहले अपनी पहचान कब मिलती है? कौन सी स्टेज में? सेंसरी मोटर में। पर उसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में? तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान, और इंग्लिश में प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये पहली स्टेज में हो जाता है। अनुक्रिया व परिणाम में संबंध की कितनी बातें याद रखनी है? दो। पहली कौन सी? कार्य कारण प्रभाव, इंग्लिश में कॉज इफेक्ट। और दूसरी कौन सी? तादात्म्यकरण का मूल ज्ञान, इंग्लिश में प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। कॉज इफेक्ट क्या है? वो जो भी अनुक्रिया करता है उसका कोई परिणाम होता है, दोनों में क्या करता है? संबंध बनाता है। ये कार्य वो कारण है और ये उसका प्रभाव है, ये उसका परिणाम। प्रभाव परिणाम एक ही होता है, पता है ना आपको, प्रभाव का नियम स्किनर। दूसरी बात, ये अपनी पहचान वो पहली बार करता है वातावरण से, अपने आप को इंडिपेंडेंट पहली बार बनाता है। सुन रहे हो मेरी बात? दो काम। इसके अलावा भी इस स्टेज में कुछ और काम होते हैं, जैसे क्या क्या होते हैं लिख दूं अभी। एक तो आपने सुना होगा ए नोट बी एरर, फर्स्ट ग्रेड में आया था, सीटेट में आया था। यानी इस अवस्था की अगली बात, अगली बात मतलब दो तीन बातें हैं। हिंदी में बोलते हैं ए बी खोज त्रुटि, ये भी इसी अवस्था में होता है, ए बी खोज त्रुटि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए नोट बी एरर। ये क्या होता है सुनो। यानी संवेदीगामक अवस्था की विशेषताएं, पहली विशेषता वस्तुस्थायित्व, दूसरी विशेषता अनुक्रिया व परिणाम में संबंध। इसकी दो बातें, एक तो आपका कॉज इफेक्ट, दूसरा प्रिमिटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ऐसे ही पहली अवस्था में 2 साल में ए नोट बी एरर भी होता है। क्या होता है ये? ओके, पियाजे ने प्रयोग किया, क्या प्रयोग किया? ऑब्जेक्ट परमानेंस के साथ जुड़ी हुई बात है कि एक छोटे बच्चे को बैठा लिया, सुन रहे हो ना, सामने देखे, और 2 छोटे छोटे टॉय ले लिए, खिलौने, कोई भी छोटे से खिलौने, ईयरफोन ले लिए, अलग अलग ईयरफोन जुड़ा रहता है, और कोई भी छोटी सी चॉकलेट ले ली 2, ठीक है। छोटे खिलौने भी तो आते हैं एकदम छोटे, तो हाँ हाँ किस में आते हैं? ओ किंडर जॉय में। ओके, तो किंडर जॉय वाले ले लिए दो, कोई भी 2 किलो छोटे छोटे, वो हाथी बिल्ली ऐसे आता है ना, तो 2 छोटे छोटे पप्पी ले लिए, डॉग ले लिए, ठीक है। दोनों को दो उसके सामने, अब बच्चा उनको देखेगा, देखेगा ना। मान लिया हटा लिया, उनको छुपा लिया, तो अगर वो 18 माह से छोटा है तो ढूंढेगा नहीं, फिर जो दिख रहा है उसकी तरफ चला जाएगा। नहीं तो 18 माह से बड़ा है तो 18 से 24 2 साल का हो गया तो फिर वो ढूंढेगा, दे दो।
2 कप लिए बड़े बड़े, है ना, कप लिए जो कवर करते हैं खिलौनों को, तो सुन रहे हो ना मेरी बात। फिर 2 कप लिए, खिलौना एक हटा दिया, मान लो एक ही है, एक खिलौने पे प्रयोग था। अब 2 कप ले लिए, एक ये, इसका नाम है ए और इसका नाम क्या है बी। क्या किया, बच्चे के सामने टेबल है, उसकी रीच में है, रीच में मतलब दूर होगा तो बात बदल जाएगी, पकड़ सकता है, सामने ही है। खिलौना लिया, वो छोटा एलिफेंट, छोटा जो भी डॉग था, और उसको दिखाया, ओके वो देख रहा है। उसके ऊपर कप रख दिया ए, पास में रख दिया कप बी। तो ए कप के नीचे तो खिलौना और बी कप के नीचे कुछ नहीं, उसके सामने रखा, ठीक है। फिर सामने रखा, वो देख रहा है, फिर हाथों हाथ हटाया, देखा उसने, ओके, फिर रख दिया। अब उसको तुरंत, जस्ट ज्यादा बीच में गैप नहीं है, तुरंत उसको मौका दिया कि तू हटा ले। तो उसने क्या किया, सामने तो रखे हैं दोनों, ये बी ये ए के नीचे खिलौना, उसने देखा है, बी उसको दिखाया, फिर दिखा के रख दिया, तो वो ए कप को हटाता है और खिलौना, क्या बात है, जैसे पी के वो देखा है आपने, वो त्या वाला, तो ऐसे उठा लिया उसने, ओके। दूसरी बार फिर ए के नीचे खिलौना, बी खाली, बच्चे ने ए को उठाया। तीसरी बार फिर ए वाला कप है, वो खिलौने पे रख दिया, और बी वाला खाली पास में रख दिया, बच्चे ने फिर कौन सा उठाया, ए उठाया। कई बार ऐसा किया, बच्चे ने हर बार ए वाला कप उठाया, खिलौना मिल गया। अगली बार क्या किया उन्होंने, खिलौने को बी वाले कप के नीचे रख दिया और दोनों कप रख दिए। बोले बच्चा क्या उठाएगा, ए ही उठाएगा। इसको उन्होंने बोला मोटर मेमोरी, इसको उन्होंने बोला कंसेप्चुअल डिफीट, इसको उन्होंने बोला दृढ़ता का नियम। यानी उसकी संज्ञानात्मक क्षमता अभी इतनी बेहतर नहीं हुई है कि उसकी आंखों के सामने ही बी के नीचे रखा है, पर फिर भी वो ए को ही छेड़ेगा। ये उसकी ढूंढने की, खोज करने की क्या है, त्रुटि है। इसको उन्होंने बोला ए नोट बी एरर। याद रहेगा, ए नोट बी एरर याद रहेगा। ओके, एक बात और, ये पहली अवस्था ही चल रही है, भारी तो नहीं है, सेंसरी मोटर। नहीं, एक्चुअली उन्होंने, हम उनकी बात करनी है, उन्होंने क्या, उन्होंने ये रिसर्च किया तो था ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए, कि इसको कितना याद रहता है, कि ढूंढने की कोशिश करता है कि नहीं करता, लेकिन बात निकल गई नहीं। आपको पता है कई बार जब बातें चलती हैं तो फिर बात दूर तलक जाती है, फिर दूसरी निकल जाती है। तो ऐसी दूसरी बात निकल गई, तो पियाजी ने कहा कि एक काम और हो गया। जब छोटे बच्चे संज्ञानात्मक दृढ़ता में भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि अभी उनके चिंतन इतना विकसित नहीं हुआ, चिंतन हुआ ही नहीं, ये दरअसल 1 साल के आसपास होता है, 8 से 12 वाली में होता है, तो अभी चिंतन शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि इमेज वगैरह बनती नहीं किसी बात की। इसलिए क्या होता है, इसलिए वो, देखो ये क्या होता है, ये बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। जैसे बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनमें चिंतन नहीं होता, और इसका बढ़िया सा एग्जांपल है हैंड राइटिंग। आप लोग लिखते हो, सब लोग लिखते हैं, आपने जैसे कुछ भी लिखा, ए लिखा, तो ए आपने ऐसे लिख दिया या चिंतन करके लिखा? हम ऐसे लिखते हैं। यानी जिन चीजों को हम सीख जाते हैं बड़े होने के बाद भी, उनमें भी बहुत से काम बिना चिंतन के करते हैं। जैसे आदत की बात करें, साइकिल चलाना है, राइड करना है, ये हम बिना चिंतन के तो करते हैं, लेकिन पहली बार जब ए लिखना सीखा तो चिंतन किया था उस पे। ये बिना चिंतन वाली बात है, ए नोट बी एरर। इसी तरह से एक और चीज, वैसे वे 6 स्टेजेस हैं, मैं आज चाह रहा था कि आपको बता दूं ताकि क्लियर हो। उन 6 स्टेजेस में एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें बच्चा, देखो सबसे पहली जो स्टेज है उसमें तो वो कुछ नहीं सीखता 1 महीने तक, वो केवल सकिंग करता है, मां के पेट से सीख के आता है, वो काम ही करता है। उसके बाद दूसरी स्टेज आती है प्राइमरी सर्कुलर, 4 महीने तक, आप सुन रहे हो ना। उसमें वो अपने शरीर के कुछ गामक क्रियाएं बार बार करता है जिनमें उसको मजा आता है। जैसे कि उन्होंने बोला विगल द फिंगर्स, ऐसे करता रहता है बच्चा, करता है, लेटे लेटे किक करता है, अपने अपने टांगों को उछालता है ना, किक द लेग्स बोला। इसी तरह मुंह में अंगूठा लेता है। ये 3 एग्जाम्पल है उनके जो खुद पियाजे ने दिए हैं। ये तीनों 4 महीने तक हो जाते हैं। उसके बाद 4 से 8 महीने में क्या होता है, 1 से 4 महीने में जो दूसरी स्टेज है, पहली रिफ्लेक्स वाली होगी 30 दिन तक, दूसरी स्टेज प्राइमरी सर्कुलर, सर्कुलर क्यों बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था। प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्था क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि वो शरीर की चीजों को बार बार दोहराता है, तो बार बार करना वृत्तीय कहलाता है, सर्कुलर कहलाता है। सुन रहे हो ना। पर वो उसमें उसको आनंद आता है, कुछ सीखता भी है, पर अपने शरीर की गतियों के साथ ही ऐसा कर रहा है। फिर तीसरी स्टेज आती है 4 से 8 वाली, उसको सेकेंडरी सर्कुलर बोलते हैं। उसमें वो अपने आसपास की वस्तुओं के साथ आनंद लेता है और सीखता है, बार बार दोहराता है, उसमें झुंझुना बजाना है आपका। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए, पुश करना, खिड़की आप उसके पास छोड़ दें तो बार बार बंद करेगा, खोलेगा, करेगा ना। दूसरी चीजें भी हो रही है, आवाज भी सुन रहा है, परिणाम भी सुन रहा है।
उसके बाद 8 से 12 वाली जो आएगी उसमें पहली बार तो वो चीजों को ढूंढना शुरू करेगा। 8 से 12 वाले में, 8 से 12 वाले में क्या होता है, अपना उसका जो पहले का नॉलेज है उसका उपयोग करता है वो और चीजों को ढूंढता है। ठीक है, तो यहां पे एक बात आती है कि उसका टॉय गिर गया, सुन रहे ना, अंडर द काउच, सोफे के नीचे चला गया, टेबल के नीचे उसका खिलौना चला गया, तो वो क्या करता है, अब उसको लेने की कोशिश करता है ना, लेने की कोशिश। यहां से एक टर्म निकलती है और वो परीक्षा में बहुत बार आई है, बोलिए कौन सा? वो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। कौन सा व्यवहार? लक्ष्य निर्देशित। यानी बच्चा भी अभी बहुत छोटा सा है, लगभग 1 साल 8 से 12 महीने का है, पर वो भी क्या करता है, उसको कोई दिख रहा है ना, उस चीज की तरफ जा रहा है, तो उसको लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बोला। इंग्लिश में बोला गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। क्या बोला? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। बहुत बार परीक्षा में आया है, लोगों ने गलती करी है। आपको समझना है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी कौन सी अवस्था की बात? सेंसरी मोटर की। तो ये और लिख लो, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, सेंसरी मोटर की अगली विशेषता लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। और आज की आखिरी बात, नोट, पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था को, आपको पता है प्री ऑपरेशनल को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। शाबाश, ये तो बहुत बड़ा है। प्री कंसेप्चुअल और इंट्यूसिव, अंतर्दर्शी अवस्था, है ना, बताएंगे आपको। पियाजे ने संवेदी गामक अवस्था को, बोलिए कितने भागों में? नहीं, 6 भागों में। 6 भागों में, 6 उप अवस्थाओं में, 6 सब स्टेजेस में बांटा है। 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। इसके लिए आप घर तो जा ही रहे हो, है ना, हमारा वीडियो देखना जीन पियाजे वाला, वहां पे एकदम क्लियर होगा। फिर जब अपन मिलेंगे वापस तो आपको मैं 6 की 6 बताऊंगा। क्या अभी लिखवा दूं? मत करो इतना सितम, सुनीता समझती है सब। तो बताओ मेरे को एक बात, ठीक हो? आज क्या है? आप तिलक विलक लगा के आई हो? आज कोई फेस्टिवल है, व्रत है क्या? हाँ, श्रावण का सोमवार थोड़ी है। 2 महीने करती हो आप? ओके, तो भोलेनाथ आप पे वो करेंगे, जय जय शिव शंकर। सुनो, तो कल तो संडे ऑफ, परसों मेरी ऑफ, फिर अगले दिन आपकी ऑफ है, शायद छुट्टी का, मतलब रक्षाबंधन आ गया क्या? तो एक को ही वापस आना है। हाँ, तो रक्षाबंधन आ गया ना। रक्षाबंधन कब का है? 30 तारीख को है। 30, 31 2 दिन छुट्टी। ओके, तो अपन मिलेंगे अब 1 तारीख को। ये अच्छा, ठीक है, जो भी है, आपको आपके ग्रुप बना हुआ है, सूचना है ना आपके पास, तो जो भी सूचना होगी, मैं तो इतना कहता हूं कि मैं मंडे को नहीं आऊंगा। बाकी आपके जो भी सिचुएशन है अपन मिल लेंगे। संडे को वैसे नहीं आना, 2 दिन तो कम से कम हो ही गए, बाकी अगर और रहा तो भी। पर इस दरमियान आप क्या करना, सुन रहे हो ना, मेरे पुराने वीडियोज हैं, टाइम मिले तो मेहरबानी करके उनको देखना, बहुत कुछ सीखोगे आप, मजा आएगा आपको। और रक्षाबंधन पे घर में आपके साथ में कोई भी भाई बहन कोई भी है तो उनको बताना कि रक्षाबंधन पे ऑफर है। ये ओनली डॉटर्स के लिए रहेगा, लेकिन आप अगर कोई रिकमेंड करोगे सर मेरा भाई है तो देख लेंगे, तो ऑफ देंगे हम। और थैंक यू, बाय। अच्छा, एक पीडीएफ आपने दी, अभी देंगे, एक पीडीएफ डाल देंगे बच्चों इस पे हम आज, ताकि आप 3-4 दिन पढ़ लो, और उसके बाद तो कमाल की चीजें होंगी। बहुत जल्दी कभी भी वैकेंसी आ सकती है, सुन लें, फर्स्ट ग्रेड तो कभी भी आ सकती है। आचार संहिता लगेगी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उससे पहले सितंबर में पूरी संभावना है कि फर्स्ट ग्रेड 10 सितंबर के आसपास आ जाए। और एक रीट भी आएगी, तो कोई रीट की तैयारी कर रहा है वो भी कर ले।